मतलब काफी लोग हमसे पूछते आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी और इन्वेस्टर्स में भी, कि यू गाइस हैव बीन सिटिंग ऑन कैश क्वाइट हेवीली। अगर आप सितंबर का फैक्ट शीट देखेंगे, अक्टूबर का फैक्ट शीट देखेंगे, तो उसमें हमारा इनफैक्ट एट्रीब्यूशन इवन 30% प्लस का कैश का था। और जैसे जैसे अभी मार्केट का एक डिप चल रहा है, मार्केट में अभी एक हेवी सेलिंग चल रही है, वैसे वैसे हमारे कैश के जो लेवल्स हैं वो काफी कम होते जा रहे हैं। तो वो फिलॉसफी गाइस जब हमने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे मेरे पार्टनर्स हैं जो पूछते थे कि राजेश आप ये 2.5 years में ड्रॉ डाउन क्यों कर रहे हैं। तो अभी मतलब वो शायद हमारे लिए और समझाना, एक्सप्लेन करना इजी है। पोजीशंस है, अभी तक हमने तकरीबन 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। Even in the month of December, we have participated in another one company. So we, I think, in total number of companies which are invested is close to 21. And this has been the sector allocation. तो हमारा केमिकल्स के बीच में काफी अभी तक इंटरेस्ट रहा है। मैं बात करता हूँ कि BSE SME का और NSE SME का पिछले एक साल तक इंडेक्स का रिटर्न 11% और 16% डाउन है। इवन अगर आज 16-17 दिसंबर को देखूं तो दिस इज समवेयर क्लोज टू 17-18% दीस इंडेक्सेस आर डाउन। एंड हमारा जो निफ्टी में जो हमारा ओवरऑल खुद का अपना NAV है वो तकरीबन 3-3.5% डाउन है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वी स्टिल, बिकॉज वी आर एडिंग ऑन टू द पोजीशंस एवरी मंथ, तो हमारी एवरेजिंग अच्छी बनती जा रही है। तो हम एटलीस्ट इंडेक्स लेवल के हिसाब से मतलब बेटर कर रहे हैं। तो ओनली थिंग इज कि मार्केट में इस वक्त काफी करेक्टिव मोड है। तो इसी वजह से एक तो मतलब कोई भी पैनिक या कोई भी मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए, ना आप लोगों को ना आपके इन्वेस्टर्स को। Manish, sir, it's really an honor to talk to you today. Just out of curiosity, like I've been following you for quite some time, and you've always been a legend at picking, good SME stocks and multi-bagger stocks. Just to give us, if you can just give us a small insight as to, where the SME markets are heading, what is that you're looking at in the Indian SME markets, and what made you get into this particular space? I would love to hear something. Thank you guys. A lot of people have joined in and we will be recording this session in case लोग बाद में भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन करेंगे तो they will be able to go through the presentation or go through the discussions which we will have today. A lot of people are joining in. So first I'll like to thank each one of you. So there are about 38 folks who have joined into this session. तो आप लोगों ने अपना टाइम निकालकर इस सेशन को ज्वाइन किया, तो इट इज वेरी गुड थिंग. So let's start with an update. First I'll go through an update of the fund, and then probably we can discuss if you guys have any queries, if there are any things which should be discussed. So we thought of doing this after 6 to 8 months have passed. तो हमने सोचा एक सेशन कर लेते हैं जिससे एक आइडिया हो जाएगा सभी इन्वेस्टर्स को, सभी पार्टनर्स को. तो हमने इसके बाद एक इन्वेस्टर का भी मीट रखा है जिसमें जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं हमारे फंड में उन सबको हमने इनवाइट किया है ऑन फ्राइडे एट सेम टाइम 4 PM, सो दैट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो भी इस हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके और समझ सके कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे जा रही हैं, हाउ दिस फंड इज परफॉर्मिंग. सो ऑल ऑफ इट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग इट फॉर इन्वेस्टर्स ऑन फ्राइडे. So guys, VentureX fund, so I will not be doing the pitch today. Generally मैंने आपको SME focus fund के बारे में बताता हूँ because all of you are active partners. अगर आपको किसी फंड के बीच में भी कोई क्वेरीज होंगी या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी we will take that up. So we will start directly with the fact sheet कि अभी तक हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है. तो by 30th November this data is updated. So अभी तक हमारे फंड में guys, if you don't mind, it will be good if we can put other people on mute. तो VentureX में अभी तक हमने 30th नवंबर तक कुछ 213 करोड़ की कमिटमेंट्स रेज कर ली हैं इस फंड में, एंड वी हैव ऑनबोर्डेड 185 करोड़.
वर्थ ऑफ इन्वेस्टर्स। तो कुछ 185 करोड़ के करीब की ऑनबोर्डिंग हो गई है, जिसमें से 160 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर एक्टिव, they are actively investing with us. Those people who are even putting in, जब भी हम मनी कॉल कर रहे हैं तो वो फंड्स भी डाल रहे हैं। तो recently we have done our fourth money call, so that has been just triggered now. People have to put in their fourth, and some of the folks have actually done their fourth money call investment, जो remaining 10% of the contribution amount रहता है। Overall, we have received by 30th November we have received 54 crores, जिसमें से हम 44 crores deploy कर चुके हैं, और उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू तकरीबन 51.5 crores और 51.25 crores है। As you can guys see कि we have put in out of the 100 rupees which we have received, अगर उसको 100 rupees के बीच में मार्क करें तो ऑलमोस्ट 78% स्टॉक्स हमने लिस्टेड शेयर्स में, तो 4 प्री आईपीओ में हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट करी है। टोटल हमने 20 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी है, जिसमें से 4 कंपनीज प्री आईपीओ स्टेज पे हैं। इन 4 कंपनीज में से 2 कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी हैं। वन इज जेडी केबल्स एंड द सेकंड वन इज न्यूकेम, एंड द रिमेनिंग 2 कंपनीज एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम एज वेल एज स्काईवेज, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू लिस्ट। तो एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम का जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, वेयर एज इन फॉर स्काईवेज आई थिंक द आईपीओ इज एक्सपेक्टेड बिटवीन जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव डन 5 एंकर इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें हमें एंकर इन्वेस्टमेंट की अलॉटमेंट्स मिली हैं। वी हैव डन 4 क्यूआईबी, जिसमें हमने आईपीओ के क्यूआईबी इसके बीच में भी पार्टिसिपेट करके स्टॉक्स को परचेज किया है। After the IPO, so there was one company where we have participated after the IPO, तो कंपनी पैसा रेज कर रही थी, and we liked the investment, so it matched our investment thesis. हमने एक कंपनी उसमें भी इन्वेस्ट किया है, and 6 companies we have picked up in the secondary market. So this has opened up. अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो 3 क्वार्टर्स में अगर हम इसको देखें, या 7-8 मंथ्स की जो हमारी अभी तक जर्नी रही है, तो लास्ट 3 मंथ्स में हमने सेकेंडरी मार्केट में से भी स्टॉक्स को ऐड करना स्टार्ट किया है। सो दिस इज द न्यू थिंग व्हिच हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन द लास्ट क्वार्टर। अभी we मतलब जो ओवरऑल मतलब 179 इन्वेस्टर्स हैव बीन ऑनबोर्डेड, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो इसमें हमने प्राइमरीली अभी तक we have been sitting on cash, मतलब काफी लोग हमसे पूछते आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी और इन्वेस्टर्स में भी, कि you guys have been sitting on cash quite heavily। अगर आप सितंबर का फैक्ट शीट देखेंगे, अक्टूबर का फैक्ट शीट देखेंगे, तो उसमें हमारा इनफैक्ट एट्रीब्यूशन इवन 30% प्लस का कैश का था। और जैसे जैसे अभी मार्केट का एक डिप चल रहा है, मार्केट में अभी एक हेवी सेलिंग चल रही है, वैसे वैसे हमारे कैश के जो लेवल्स हैं वो काफी कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट एज ऑफ नाउ इफ आई स्पीक, तो 30th नवंबर को जो 8 करोड़ 40 lakhs का कैश था हमारे पास, नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 6.5 crores। तो तकरीबन एज ऑफ 16th दिसंबर और 17th दिसंबर जो भी पोजीशंस है, तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए की और ऐड हो गई है। एंड वी डू एक्सपेक्ट कि हम इस महीने में थोड़ा सा और कैश को डिप्लॉय कर पाएंगे, बिकॉज मार्केट इज नाउ कमिंग एट अ वेरी गुड पोजीशंस। हैविंग सेड दैट, हम वही अपनी फिलॉसफी पे चल रहे हैं, जहां पर हम एक कंपनी मैक्सिमम 4 करोड़ तक का एक्सपोजर ले रहे हैं। तो अभी तक हमने काफी कंपनीज हैं जिसमें 4 करोड़ का एक्सपोजर, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के करीब का एक्सपोजर कंप्लीट कर लिया है। एंड देन देयर आर कंपनीज जहां पे हमें लगता है कि अभी अगर और बेटर लेवल्स आते हैं और अच्छे लेवल्स मिलते हैं हमें, तो हम वैसे धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ाएंगे। तो एक जो हमारी 2.5 साल की फिलॉसफी थी, जो हम बात करते आए थे शुरू से कि इन 2.5 years वी विल बी डूइंग द मनी कॉल, तो वो फिलॉसफी गाइस जब हमने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे मेरे पार्टनर्स हैं जो पूछते थे कि राजेश आप ये 2.5 years में ड्रॉ डाउन क्यों कर रहे हैं। तो अभी मतलब वो शायद हमारे लिए और समझाना, एक्सप्लेन करना इजी है, क्योंकि 2015 के बीच में जब हमने इनफैक्ट सितंबर 2024 में हमारा
लाइसेंस आया था, at that time we realized कि market is very high and it was not a very good time for us to actually begin the investments. And by the time हमारे सारे compliances, all the things got done, तो हमने मार्च 2025 में जब अपना डिप्लॉयमेंट स्टार्ट किया तो we came up with this 2.5 year time frame कि जहां पर हमने ड्रॉ डाउन 10% ऑफ द कमिटमेंट अमाउंट फॉर नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स के लिए रखा। तो 2025 ओवरऑल अगर स्टॉक मार्केट के लिए देखें, स्पेशली मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप्स और इवन एसएमईज के लिए, तो बहुत अच्छा मतलब ईयर नहीं रहा है। इनफैक्ट एवरी टाइम वी हैव सीन जितना मार्केट ऊपर आने की कोशिश करती है उतनी ही ज्यादा सेलिंग अग्रेसिव आ रही है। तो जिस वजह से जो हमारा ये जो धीरे धीरे एंट्री करने वाला कॉन्सेप्ट था वो काफी बेटर होता जा रहा है। इवन 2026 का भी मैं अगर आउटलुक के बारे में बात करूं तो वी फील द पेन इज गोइंग टू बी देयर। मतलब जो हम बात करते आए थे कि 2024 से पहले 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब मार्केट करेक्ट हुई थी। 2024 में अभी डेट क्राइसिस चल रहा है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन पे नवंबर में मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हुई थी। 2008 में यूएस का रियल एस्टेट फटा था, तब मार्केट करेक्ट हुई थी। 2000 में आईटी बबल बर्स्ट हुआ था और 1992 में हर्षद मेहता का केस हुआ था। इन ऑल ऑफ दिस व्हाट वी हैव रियलाइज्ड कि एवरी 8 years मार्केट टेंड टू टेक अ करेक्शन, और उस करेक्शन के बाद नेक्स्ट 3 years का जो टाइम फ्रेम रहता है बिटवीन 2001 to 2003 अगर हम देखें तो मार्केट्स हैव नॉट डन एनीथिंग। बिटवीन 2009 to 2011 की जर्नी देखें तो उसमें भी मार्केट्स हैव नॉट डन एनीथिंग। सिमिलरली जो 2017 से 2019 का टाइम फ्रेम है उसके बीच में भी मार्केट ने कंसोलिडेट ही किया था। और जिस लोगों ने उस टाइम पे अकमुलेशन किया स्टॉक्स का, और जब वो शेयर प्राइसेस की एप्रिसिएशन बननी स्टार्ट हुई तो मार्केट में फिर वापस से ग्रोथ फेज आया और उसके बाद एक फाइनल फेज ग्रोथ यूफोरिया का रहता है लास्ट 2 years में। तो वही शेयर जो 2001 से 3 में अकमुलेट किए थे, those stocks have become 20x, 10x, 20x, 40x, 60x, 80x और इवन 100x। तो वही शेयर इवन 100 टाइम्स भी अपने इनिशियल प्राइसेस के गए थे। सिमिलरली सेम चीज हमने 2009 से 11 में होती देखी है, सेम चीज हमने 2017 से 19 में होती देखी है। एंड दिस इज द सेम थिंग व्हिच वी आर सीइंग इवन इन दिस फंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि 2025 में जो मार्केट में करेक्शन है, हमें लगता है कि ये अगर एक्सटेंडेड रहता भी है 2026 और 27 में, तो जो हमारा धीरे धीरे फेज्ड मैनर में एंट्री लेने वाला डिसीजन था दैट विल टर्न आउट टू बी वेरी गुड, बिकॉज हमारी एवरेजिंग स्टॉक्स की हर लेवल पर होती जा रही है, जिससे जब मार्केट में एक वापस से ग्रोथ फेज आएगा और एक उसके बाद यूफोरिया बिल्ड होगा, तो जो हमने स्टॉक्स आज डर्ट चीप वैल्यूएशन पे हमें मिलते जा रहे हैं, तो वो जो ऐड होते जा रहे हैं उसी में ही हमें लगता है कि हम मतलब मल्टीपल टाइम्स इनके रिटर्न्स आने वाले टाइम में देख पाएंगे। अगेन कमिंग बैक टू द फैक्ट शीट, तो ये गाइस हमारी कुछ एक पोजीशंस है। अभी तक हमने तकरीबन 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। Even in the month of December we have participated in another one company, so I think in total number of companies which are invested is close to 21, and this has been the sector allocation। तो हमारा केमिकल्स के बीच में काफी अभी तक इंटरेस्ट रहा है, सोलर के बीच में भी हमारा एक्सपोजर अच्छा है, और इनफैक्ट सोलर में हम ड्रिल डाउन और कर रहे हैं, मतलब वी आर एडिंग ऑन टू द पोजीशंस, and the rest is quite uniform in the other sectors as well. So having said that, इसके बाद अगर मैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करूं, जो मैं बात करता आया हूं कि बीएससी एसएमई का और एनएससी एसएमई का पिछले एक साल तक इंडेक्स का रिटर्न 11% और 16% डाउन है। इवन अगर आज 16-17 दिसंबर को देखूं तो दिस इज समवेयर क्लोज टू 17-18% दीस इंडेक्सेस आर डाउन। एंड हमारा जो निफ्टी में जो हमारा ओवरऑल खुद का अपना एनएवी है वो तकरीबन 3-3.5% डाउन है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी स्टिल, बिकॉज वी आर एडिंग ऑन टू द पोजीशंस एवरी मंथ, तो हमारी एवरेजिंग अच्छी बनती जा रही है, तो हम एटलीस्ट इंडेक्स लेवल के हिसाब से मतलब बेटर कर रहे हैं। एंड एज आई हैव सेड
कि जो ये मार्केट का साइकिल्स है, दिस इज व्हाट वी हैव इवन ट्राइड एक्सप्लेनिंग इवन इन आवर न्यूज़लेटर, कि जो मार्केट के साइकिल्स हमने 1992, 2000, 2008, 2016, 24 में होते देखे, वही सेम साइकिल ही हम रिपीटेड देख रहे हैं कि 3 साल जो कंसोलिडेशन फेज है दैट इज प्लेइंग आउट वेल, और इसमें काफी स्टॉक्स हैं जो करेक्टिव मोड पे हैं, जिसकी वजह से हमारी एंट्रीज इन स्टॉक्स में और बेटर होती जा रही हैं। एंड मतलब दिस जो अकोमुलेशन फेज में हमारा स्टॉक्स आएंगे, वंस द मार्केट टर्न्स, मतलब द मार्केट जैसे ही परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, एक ग्रोथ फेज आएगा मार्केट में, which we should be followed by, which will be followed by a euphoric phase, and that is where we will tend to book our profits in these stocks, because companies में fundamentally कोई problem नहीं है. In fact, a lot of companies where we have invested, a lot of big investors have also come in. तो हमने ये भी सब शेयर किया था आप लोगों के साथ, जैसे एलवी इलेक्ट्रो सिस्टम में हमारे साथ मुगु केला जी ने इन्वेस्ट किया है, where they have invested 34 crores in this company. केवी टॉयज में हमारे साथ विजय केडिया जी ने इन्वेस्ट किया है, पटेल केम इंडो सिस्टम सी आशीष कथुलिया जी ने इन्वेस्ट किया है. सो व्हाट दीस बिग प्लेयर्स एटलीस्ट कंफर्म इज कि द वे यू आर एक्चुअली पिकिंग अप स्टॉक्स इज मतलब देयर इज नथिंग बैड इन दैट. तो वो भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. द ओनली थिंग इज कि मार्केट में इस वक्त काफी करेक्टिव मोड है, तो इसी वजह से एक तो मतलब कोई भी पैनिक या कोई भी मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए, ना आप लोगों को ना आपके इन्वेस्टर्स को. आप लोगों ने तो काफी सीजन इन्वेस्टर्स मैंने देखे हैं अपने पार्टनर्स में, मैंने देखा है कि उनको मार्केट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. पर whereas in lot of investors at times do feel panic कि मार्केट गिर रही है तो क्या करना चाहिए. तो जो हम बात करते आए हैं कि बाय लो एंड सेल हाई, वॉरेन बफे साहब हमेशा से कहते आए हैं कि दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग टू डू इज टू बाय लो एंड सेल हाई. पर बाय लो के टाइम पे लोग पैसा डालने की वक्त उसको डेफर करते रहते हैं. पर बिकॉज वी आर डूइंग दिस इन अ टाइमली फेज्ड मैनर, 2.5 साल में हम धीरे धीरे एंट्री करते जा रहे हैं इन स्टॉक्स में, तो हमारी एवरेजिंग काफी अच्छी बनती जा रही है. और वो जो सेल हाई करने का मौका मिलेगा जब टाइम आएगा, तो दैट विल आल्सो बी डन इन अ वेरी गुड मैनर. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइस. ये पूरा पोर्टफोलियो है 30th नवंबर का. इवन इफ समवन नीड्स टू टेक अ स्नैपशॉट दे कैन टेक इट. द ओनली आइडिया इज कि हम ये पूरा पोर्टफोलियो दिखा नहीं रहे बिकॉज देयर आर कंपनीज जहां पर हम अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं, मतलब ऐड ऑन कर रहे हैं. एंड अर्लियर बिकॉज हमारे साथ काफी इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, तो कई बार मुश्किल हो जाता है जब वो हैवी बाइंग करने लग जाते हैं इन शेयर्स के बीच में, तो एलोकेशन हमें ही नहीं प्रॉपर मिल पाती. इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम टॉप 10 काउंटर्स को फैक्ट शीट में दिखाते रहें. तो ये 30th नवंबर तक का स्नैपशॉट है अभी हमारे पोर्टफोलियो का. एंड हमने बाकी भी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रही हैं. तो आई अलोंग विद मी आई आल्सो हैव the other members of the investment committee. So I have along with me Ishima as well as Manisha ji. So if you guys have any questions, we will open up this forum for discussions. तो एक एक करके आप लोग भी अगर कोई आपके डिस्कशन के पॉइंट्स है तो आप बात कर सकते हैं. Even if you want to put it in a chat, you can do that as well. हेलो जी सर, सुरेश बात कर रहा हूँ बेटर फंड से. जी सुरेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सुरेश जी, आप बताइए कैसे. बस बढ़िया. ये जो आप सोलार में एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, तो सोलार में तो कंपटीशन भी बहुत आ गया है और मोस्टली गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे है पूरा सेक्टर. और उसमें आप अगर स्टॉक वाइज में बात करो एपीएस, तो आपने ऑलमोस्ट आईपीओ से 10 टाइम हायर वैल्यूएशन पे बाय किया. तो आपको नहीं लगता कि आगे समय में दिक्कत आएगा पूरी इंडस्ट्री और स्टॉक में भी? हाँ, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका सुरेश जी. देखिए, हमने अभी मेरे साथ इशिमा है, मतलब मेरी उनके साथ भी डिस्कशन चल रही थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की. इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट इशिमा अगर वो चैट के बीच में वो स्क्रीन को डाल सकें. तो अभी रिसेंटली
एक गवर्नमेंट की एजेंसी ने एक वो निकाला था, सर्कुलर निकाला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सोलर मॉड्यूल्स बना रहे हैं और उन लोगों के बीच में कई कंपनीज में उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी, तो एनबीएफसी को हिदायत दी थी कि आप पूरी कंपनी की बैलेंस शीट पर सब चीजों को देख के यू शुड इन्वेस्ट। तो उसकी ट्विकिंग क्या निकाल ली गई है कि सोलर मॉड्यूल्स में काम ज्यादा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, और इनफैक्ट इश्मा, मतलब इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दैट इट विल बी रियली गुड। अगर आप हाँ जी। So actually, it was a very wonderful question. I have 2 pointers on this question. First is जो market में news है कि there has been oversupply of the solar modules. Ideally, जो ministry है हमारी, उन्होंने NBFC को ये guidance दी थी, the companies which are only into the manufacturing of solar modules. तो जब आप उनको फंडिंग दे रहे हैं तो प्लीज इंश्योर दैट दे विल नॉट बी योर एनपीएस। फर्स्ट पॉइंटर, दे हैव नेवर सेड दैट कि आप उनको पहली बार उनको फंडिंग मत करो, मतलब उनको लोन्स मत ग्रांट करो। दूसरी चीज, दे हैव सेड स्पेसिफिकली ओनली फॉर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। तो सोलर मॉड्यूल में क्या होता है ना, वैल्यू चेन सोलर की कैसे है कि देयर आर पॉलीसिलिकॉन वेफर्स है, फिर वहां से यू मैन्युफैक्चर द सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल्स इंडिया में इट्स प्योरली असेंबली बिजनेस, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है और वहाँ पे बहुत लोअर मार्जिन है। हमने अगर किसी कंपनी में अपनी पोजीशन बनाई है, फॉर इंस्टेंस एल्पेक सोलर, they are actually not only into solar module manufacturing, they are actually into solar cell manufacturing। और सोलर सेल में ही गवर्नमेंट का आज की डेट में फोकस है, बिकॉज हम अभी सब कुछ चाइना से लेके आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स कि सोलर सेल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। इनफैक्ट अभी I was about to sit with my team, there is going to be a list of the vendors, ALCM approved list of solar cell manufacturers की list निकलने वाली है। And I was going to sit with the team, government ये बोला है कि from May 2026 onwards आप चाइना से import नहीं करोगे, you will take everything from Indian manufacturers only, so which will actually going to provide a boost to the Indian manufacturers। This is a very temporary effect जो हमारी solar की industry face कर रही है, and this is only for the solar module manufacturers। हमने आज तक we never invest into any company which is only into solar module manufacturers, because we completely understand that this is a purely assembly business, and as a fund हमारा investment thesis है that we do not invest in any companies which is into purely trading or assembly kind of a business। So whatever the business we are entering into, they are much ahead of those solar module manufacturers। नहीं, हम सोलार की पूरी इंडस्ट्री देखें तो उसमें पूरा गवर्नमेंट कैपेक्स पे ही है डिपेंडेंस जी। तो अगर कल उठ के अगर कैपेक्स नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट तो मतलब ज्यादा ही आएगा। अभी हुआ है, मतलब जिन सेक्टर में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई है, जो मेन कैपिटल मार्केट की हम बात करते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स तो आए हैं, उसको मतलब कैसे टेकअप? जी सुरेश जी, इनफैक्ट अगर हम डेटा देखें ना लास्ट 9 मंथ्स का, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पिछले साल के मतलब वीजा बेस बढ़ी है, और उससे भी पिछले साल के वीजा बेस और भी बढ़ी है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है अभी तक। इनफैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, प्राइवेट कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है, केपेक्स है, दैट हैव डिक्रीज्ड। तो फ्रॉम गवर्नमेंट साइड इट इज वेरी, और आज ये अपने को जो अच्छे बिजनेसेस हैं ये 12-12, 13-13, 15-15 की पी पे मिल रहे हैं, और कंपनीज की 70-70, 80-80% की, इनफैक्ट जो सोलर कंपनीज हैं इन लोगों की तो 150 to 200% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ऐसे बिजनेसेस को अकमुलेट करेंगे तभी मतलब अपने पास आएगा। ये जो नॉइस अभी जो चल रही है, इनफैक्ट 2030 की रिपोर्ट ये बोलती है कि 2030 तक जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे थे सोलर के, सारी कंपनीज को अगर हम मिला भी देंगे तो दैट विल एट्रीब्यूट ओनली 55% ऑफ द टोटल डिमांड विच इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। तो अभी भी रूम तो बहुत ज्यादा है, बी इट सोलर वाटर पंप्स, बी इट सोलर सेल्स, और बी इट इवन सोलर मॉड्यूल्स। तो सोलर सेल्स के बीच में ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर हुआ चाहे या एल्पेक सोलर हुआ, इनफैक्ट सोलर सेल्स की जो पूरे इंडिया की एसोसिएशन है, तो एल्पेक सोलर के फाउंडर उस एसोसिएशन के प्रधान है, he is the head of that association। और ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर भी अब सोलर सेल्स में एंटर कर रही है, और प्लस सोलर वाटर पंप्स का काम भी ये लोग अच्छा कर रहे हैं।
ओवरऑल रिजल्ट्स देखेंगे तो 400 करोड़ के रेवेन्यू से लास्ट ईयर के पहले 2 क्वार्टर भी देयर रेवेन्यू हैज कम टू 650 करोड़। तो रेवेन्यू वाइज तो अभी 2 क्वार्टर हुए, पूरे साल में ऑलमोस्ट जिस पेस पे ये चल रहे हैं हो सकता है 1200 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास पूरा ईयर कंप्लीट करे। तो रेवेन्यू वाइज दे हैव जंप्ड ऑलमोस्ट बाय 200%। तो ऐसी ग्रोथ हम इन जनरल बिजनेसेस में नहीं देखते। तो इस वजह से अपने को निश्चिंत होके, मतलब डोंट थिंक ऑफ कि वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू, मतलब ये जो नॉइसेस क्रिएट होनी शुरू होती है, इनफैक्ट ये गुड पार्ट इज कि ये नॉइसेस हमेशा रहेंगी मार्केट में जब चीजें बढ़ती भी हैं। फॉर एग्जांपल जब गोल्ड बढ़ रहा था तो नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि गोल्ड कभी करेक्ट होगा। हर आदमी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आगे के लेवल्स की बात कर रहा था। पर और there were always some noises और some news जिसकी वजह से लोग अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये ऐसा क्यों होगा। वैसे ही सेम केस अपना मतलब ऑन द लोअर साइड भी है कि अगर आज की डेट में थोड़ा सा इक्विटी की तरफ लोगों का मतलब इंटरेस्ट कम हुआ है जिसकी वजह से करेक्शन चल रहा है, तो उससे जो वंडरफुल बिजनेसेस जो काम कर रहे हैं वी शुड नॉट मतलब डिस्काउंट दैट। इनफैक्ट जो वो डिस्काउंट में शेयर अगर आए हैं तो हम धीरे धीरे उनमें पोजीशंस बढ़ा सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चन। हरबीर जी वांट टू कम इन। हरबीर जी प्लीज। हाय राजेश, गुड टू सी यू ऑन टाइम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यू बीन टॉकिंग, व्हाट आई हैव सीन इज कि मोस्टली हमने सोलर के साइड पे लिया हुआ है, बट एंटायर इलेक्ट्रिफिकेशन इकोसिस्टम में अपार्ट फ्रॉम सोलर are we having any exposures, and what sort of exposures are we having in the electrification ecosystem as a whole? Right. So power as a theme we feel is going to be one of the strongest, और उसी वजह से हमारा पावर की तरफ बहुत ही ज्यादा मतलब खुद का इंटरेस्ट है। तो मैं आपको पावर के कुछ स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ जो पोर्टफोलियो में से देख के कि जिन में हमने एक्सपोजर लेना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहला है जेडी केबल्स। तो जेडी केबल्स में we invested in the pre-IPO round. We added the stock as an anchor investor. We also added, जब वो थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया था तो 135, 130 के लेवल्स पे आया था, तो we added that stock further up. And the stock is also doing well, honestly. मतलब जेडी केबल्स का हमने प्लांट भी विजिट किया है वडोदरा में, and they are doing wonderful job. अभी नया प्लांट एक और सेटअप हो रहा है। इनफैक्ट मैं अतिंदर को बोलूंगा कि वो थोड़ा ऐड ऑन कर सके। इश्मा, अगर आप अतिंदर को भी लेकर आ सके कॉल पे, कैन ऐड ऑन फॉर द जेडी केबल कि उनका लर्निंग कैसा रहा उस प्लांट विजिट में। सिमिलरली वी आल्सो हैव एडेड वडोदरा इंडस्ट्रीज। दिस इज अगेन इनटू केबल कंपनी, दिस इज अगेन इनटू केबल्स। तो ये भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है जो हमें लगता है कि मतलब शुड डू वेरी वेल। इसमें हमारे साथ इवन मधु बेला जी ने भी इसमें एक्सपोजर लिया हुआ है स्टॉक में। अपार्ट फ्रॉम दैट इश्मा, अभी और हमारे पास पावर की कोई पाइपलाइन है? We do have actually, that's a good point. मतलब we are actually adding our positions into the T&D sector, into the power sectors. Abhi right now we are exploring 3 more pre-IPO opportunities, which is into the electrification. हमारी उनकी promoter के साथ calls चल रही है, visits planned है. Because till the time our AVP does not go there, visit the plants, check their books. So we have 3 mandates on our table. In But fact, keep in mind here, एक कंपनी ऐड की है which is into switch gears. तो वो भी हमने एक कंपनी ऐड करी है ट्रांसफार्मर्स में, अगेन ऑन द पावर इलेक्ट्रिफिकेशन नोट, दैट विल अपीयर इनटू आवर नेक्स्ट फैक्ट शीट। तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट होगी। Great. And a follow-up on this is the other sector which looks very exciting is defense tech. Are we also having something in the defense tech, or are we looking at defense tech companies to invest into? right. So so there are 2 pre-exit, the 2 of the companies who has already filed their DRHPs. We are evaluating those companies, and I believe once all the calls that the promoters will be done, we'll be add more on the defense tech side also. Yeah, because currently the companies who are already there listed are trading at a very high multiple, and we do not have any idea about their current order book value. So we do not want to add up at such a high multiple. However, 2 companies who has very good prospects has already filed the DRHP and coming at a better PE multiple.
and have a good order book value, good prospects for the future, good products, was already acquired the licenses, we prefer to add such kind of companies in our portfolio. Perfect. Sounds good. Fair point. Thank you. Thank you, Shima. Thank you, Rajesh ji. ओके जी। इसके अलावा आशीष जी ने डाला है कि आवर पोर्टफोलियो इज डोमिनेटेड बाय सोलर एंड केमिकल सेक्टर। उसी के बारे में आशीष जी हम डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब दिस इज वन ऑफ द जेम्स व्हिच वी हैव बीन विटनेसिंग, बी बोथ द सेक्टर्स वी रियली लव। तो इनमें जो अच्छी कंपनीज हमें लग रही है कि आने वाले टाइम में एंड द बिजनेस एक्चुअली इज प्रॉस्पेरिंग वेरी वेल। इट इज ओनली द मार्केट अभी जो कंसोलिडेशन कर रही है, once that goes away, तो within few years ये stocks ही अपने को वही मल्टी बैगर्स जो हम 20x 40x की बात करते आए हैं वो एड ऑन होते दिखेंगे। और एक और चीज इन्होंने पॉइंट आउट की है, हिमांशु जी मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ तो आशीष जी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक शेयर है हमारा केमकार्ट जो कि हमने एड ऑन किया था अगेन इनटू केमिकल्स। ये बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोवाइड करते हैं फार्मा के। जैसे वे प्रोटीन जो बनता है आज की डेट में, मतलब किसी टाइम हुआ करता था कि प्रोटीनएक्स एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट हुआ करता था और ऐसा कहना जाता था कि सिर्फ लेडीज को प्रोटीन खाना चाहिए। बट आई थिंक आज की डेट में जो पूरा का पूरा लास्ट 5 years में स्पेशली बिल्ड हुआ है तो ये है कि बीट यूथ, बीट यंग, बीट ओल्ड, बीट मेल्स और फीमेल्स, everybody should have more and more of proteins। और उसमें वे प्रोटीन का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आता जा रहा है और वे प्रोटीन के बीच में केमकार्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल बिकॉज इंडिया की जो 600 वेंडर्स हैं, चाहे आप किसी भी प्रोटीन कंपनी का नाम लीजिए, बीट ऑन प्रोटीन, हेल्थ कार्ड, किसी भी आप प्रोटीन कंपनी के बारे में बात करें तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो केमकार्ट प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइडेड टू ऑलमोस्ट 600 वेंडर्स। और उसके बीच में जो हमने बात करी है कि उसका जो स्टॉक प्राइस अभी नीचे आया है 119 का, तो उसके लिए मैं एक अपडेट दे देता हूँ। सो ऑन लास्ट थर्सडे द प्रमोटर वाज बेसिकली अरेस्टेड। उनको अरेस्ट किया गया है, प्रमोटर को केमकार्ट के, मुंबई बेस्ड कंपनी है। एंड मंडे को उनको वापस बेल मिली है। Yesterday evening, me and the other folks in the team, we sat down with the founder and we tried understanding his prospect कि हुआ क्या। तो उन्होंने इनफैक्ट एक प्रेस रिलीज भी आज किया है रिलीज, जिसकी वजह से जो स्टॉक पिछले 2 दिन से 20% के डाउन सर्किट में चल रहा था, आज ओपन होके एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव हुआ है। तो गाइज 2021 में जो फाउंडर का कहना है कि 2021 में he has been importing one of the nutrient जो तकरीबन बॉटम लाइन का, जो अपनी टॉप लाइन का बिजनेस का 1.5 से 2% कंट्रीब्यूट करता है। तो फ्रॉम 2021 he was asked by the custom department कि आप उसमें कस्टम जो ड्यूटी है वो मतलब जो है वो गलत पे कर रहे हैं, इट हैज टू बी कम अंडर सम अदर HCN। तो उन्होंने उसको कोर्ट में भी टेकअप किया एंड दे वन द केस इन 2022 and there was no duty, extra duties which he had to pay। but now वही कस्टम डिपार्टमेंट ने आफ्टर 5 years वही सेम इंग्रेडिएंट को लेके केस बनाया कि पिछले 5-7 साल से इन्होंने उसके ऊपर ड्यूटी नहीं पे की। एंड ऑफ लेट लास्ट ईयर आई थिंक एक सर्कुलर बदला है गवर्नमेंट का कि अगर आपकी कस्टम ड्यूटी 5 करोड़ से ऊपर की चली जाती है इंक्लूडिंग पेनल्टीज एंड ऑल, you can basically arrest the promoter। तो ये ईडी के अंडर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर, और ये इन सबको अभी लिबरलाइज किया गया है। और इनकी ओवरऑल पेनल्टी जो मतलब कस्टम ड्यूटी के डिपार्टमेंट ने बनाया है दैट इज क्लोज टू 15 करोड़। एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन लास्ट थर्सडे और मंडे को उनकी बेल हुई है। एंड he has told us कि he has paid already 12.5 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए वो इस हफ्ते में पे कर देने वाला है कस्टम ड्यूटी को। एंड देन ही विल बी टेकिंग अप दिस केस विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि जो अभी क्या है कि पहले अरेस्ट है और यू कैन नॉट इवन गेट अ बेल विदाउट पेइंग आउट द पेनल्टी। वो उसके बाद उसको वो अपने हिसाब से टेकअप करेंगे। वी आस्क देम कि ये 15 करोड़ का जो आपका शॉर्ट टर्म मतलब
पेनल्टी आई है, इससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बिजनेस वाइज यही सेट कि जो ऑब्वियसली टारगेट कर रहे थे वो 300 करोड़ का टॉप लाइन, दे मे नॉट बी एबल टू अचीव दैट, बट अभी भी उन्होंने रेवेन्यू की गाइडेंस जो हमें दी है वो 200 करोड़ प्लस की है। एंड मोर ओवर जो उनका प्लांट वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे थे, दैट मनी इज कंप्लीटली सेफ, वो प्लांट के लिए ही यूज की जा रही है, मतलब उस मनी के आईपीओ प्रोसीड्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है, उसके बीच में कोई भी टिंकरिंग नहीं है। This 12.5 crore has been paid through the accruals which he had over few years, and he expect कि 2.5 crore भी वो इस हफ्ते पे करके, and then he will take up with the officials. So overall, guys, देखा जाए मतलब in a public forum I cannot say much things, but this is something which at least I felt not right in the spirit कि आप सामने वाली बॉडी को कॉन्टेस्ट करने का भी चांस नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को दे हैड द फर्स्ट विजिट इन देयर प्लांट बाय द कस्टम डिपार्टमेंट फोक्स, और उसके बाद वो 27 नवंबर को उन्होंने प्लांट को विजिट किया, एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग, मतलब कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कॉन्टेस्ट करने का मौका नहीं मिला, सीधा उनको मतलब लास्ट थर्सडे ही वाज पिक्ड अप and he was taken to the jail, जिसकी वजह से स्टॉक टूटा है 2 दिन से। But now he is trying to provide a clarity. In fact, Friday को उन्होंने एक इन्वेस्टर कॉल भी रखा है, जिसमें सारे इन्वेस्टर्स भी जुड़ेंगे, इवन बाकी के फंड्स भी हमारे साथ हैं जो इन्वेस्टेड इसमें, those people again will be joining in. And in fact, next week we are planning कि if he gets time, so we will visit his plant once again. We will meet the investor in person as well, just to understand कि और कोई पैनिक इसमें ना हो। तो I believe this can give a short term मतलब jitter, but in long run again the story of whey protein, the story of the chemical, and in fact honestly अभी मेरे को अभी भी प्रमोटर के ऊपर कोई डाउट नहीं, in spite of he being getting barred। तो मुझे लगता है कि मतलब अभी भी मतलब they should be able to come out of this. I want to add a couple of points here. They have also released, they have also done a press release. So I'll ask the team to share their press release also. So they have summarized everything in that press release itself. Second point, for the product जिसके against custom duty का charges लगे, it actually contributes only 2% of the total revenue. So अगर it's 200 CR का revenue है, so almost 4 CR ही वो contribute करता है revenue के अंदर. So I believe this could be a very temporary impact on their cash flows, but eventually they will soon recover from that. Thank you, Ishima. Himanshu ji wants to come in, and Himanshu ji, please, if you have any query. Yeah, sure. This is Himanshu here from Registered Chairman. Yeah, so I was going through your brochure. So where I have seen that you mentioned that the CAGR gains for the 5 year is 66%. That's very impressive. But उसके साथ साथ आपने वो भी लिखा है कि the tenure of the fund is 10 plus 2 years. अभी 12 साल का ये जो close ended दिख रहा है यहाँ पे लिखा है आपने। अभी अगर आप जब इतना अच्छे परफॉर्म हो रहा है तो इतना लॉन्ग वेट पीरियड क्यों आप मतलब ये why are you insisting, you know, because when we can really come out of, और आपका एवरेज SME IPO का जो आपका जो टाइम पीरियड है 3.6 years है, so it is well, you know, it is like, you know, as per the performance the listing period and this lock-in period, the closed and tenure है, ये तीनों में मेरे को थोड़ा सा मतलब, you know, I'm a little bit, you know, as an investor if I want to do, but still, you know, my comfort is growing, but I suddenly gets you know, stopped. Okay, why should I do this? So can you just bring some light on this? Yes. So Himanshu, I'll share my screen. See, overall, our thesis have always been to be into a company for 4 to 7 years. So generally, this is what our investment horizon is. कि 4 से 7 साल एक कंपनी के बीच में हम इन्वेस्टेड रहे. And as you have mentioned कि जो initially जो last 5 year का CAGR return for NSE SME is close to 66%, है ना? अब यही हम अगर BSE SME का 5 year का CAGR return देखेंगे, that will be close to 135%. तो 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अगर देखें तो मतलब कंपनीज एक्चुअली डू वेरी वेल, स्पेशली बाय सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, दे परफॉर्म वेल
अर्निंग्स की एक ग्रोथ अच्छी आने लगती है तो साथ में स्टॉक प्राइस का भी एक एप्रिसिएशन मिलने लगता है और साथ में एक पी की री रेटिंग भी मिलने लगती है। बट नाउ व्हाट वी वांट टू आल्सो ऐड हियर इज कि हमने मार्केट के साइकिल्स भी देखे हैं। तो व्हाट वी हैव इन जनरल सीन इज कि 8 इयर्स का मार्केट का एक साइकिल है कि हर 8 साल में मार्केट में करेक्शन आता है। तो अब 2024 में अगर बात करें तो डेट क्राइसिस स्टार्ट हुआ यूएस का, 2016 में देयर वाज डिमोनेटाइजेशन, 2008 में वही यूएस का रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हुआ था, 2000 में आईटी बबल बर्स्ट हुआ था, 1992 में हर्षद मेहता का केस हुआ था। तो एवरी 8 इयर्स मार्केट टेंड टू टेक a deep correction और next 2 to 3 years is somewhere where we have seen कि मार्केट हमेशा कंसोलिडेट ही करती। 2001 से 2003 तक लोग थक गए थे पर मार्केट ने अपना हाई नहीं तोड़ा था, जितना बढ़ती थी उससे ज्यादा गिर जाती थी। सेम 2009 से 11 में मतलब आई रिमेम्बर मतलब इट यूज्ड टू फील कि मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा, कि मूवमेंट ही नहीं होती थी मार्केट में। और वही सेम चीज हम सेम चीज अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मार्केट, पिछले 1.25 साल से इनफैक्ट कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो इसी वजह से हमने 2.5 साल का ड्रॉ डाउन रखा। अगर हम पहले दिन में ही पोजीशन बना रहे होते तो मे बी 4 इयर्स में 5 इयर्स में हम बाहर आ जाते, पर हमने 2.5 साल का ड्रॉ डाउन रखा कि धीरे धीरे करके ऐड करते चलेंगे। तो अभी तक जैसे हमने 3 ड्रॉ डाउन किए हैं, अभी रिसेंटली जस्ट 15 दिन पहले हमने 4th ड्रॉ डाउन डाला है अपना। तो 1 साल में 4 ड्रॉ डाउन है, तो सेकेंड ईयर में फिर 2026 में remaining 40% of the money will come in and 2027 में remaining 20% of the money will come in। 2.5 साल में एंट्री कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेज है या अकमुलेशन फेज है हमारे लिए। Then we will give it some time for the markets to grow and finally जो हम देखते हैं कि 2006 से 7 में मतलब एक मार्केट यूफोरिया में चली गई थी। Same thing we have observed on 15 to 16, same thing we have observed between 23 to 24 कि मार्केट वेंट इनटू अ यूफोरिया फेज कि जहां पर हर रोज अननेसेसरली शेयर प्राइसेस बढ़ रहे थे। एंड वी बिलीव कि वो जो प्राइसेस जब वही शेयर्स 20x 40x 60x 80x 100x होते हमने देखे हैं कि ये जो फेज है उसमें सबसे ज्यादा करेक्ट मतलब बेसिकली प्रॉफिट बुक करने का बड़ा अच्छा टाइम है। जैसे जब हम अपना प्लान मतलब इससे पहले फंड से भी पहले 2024 की बात करूं तो between February 2024 till June 2024, we actually came 95% on our cash. हम 95% of the time मतलब अपना 95% कैश पे आ गए थे। We were holding only 5% of our position in equity. तो आइडिया था कि हमें लगता था मार्केट बहुत ही ज्यादा मतलब ओवर रन हो चुकी है, जिसकी वजह से we choose to come on to the cash। तो ये वाला फेज हमें सेम चीज प्ले आउट होता दिखता है। इस वजह से हम इसको 7 to 8 ईयर की जर्नी गिनते हैं, जिसमें से 1 साल तो चला ही गया 2025 का। तो फ्रॉम 2026 to 2032 दिस बिकम्स लाइक अ 6 year thing। Why we kept in the fund as 10+2 was to make people understand कि अगर अभी तक पिछले 40 साल में तो हालांकि 8 साल का साइकिल है, बट जस्ट इन केस 8 साल का साइकिल की बजाय हमें 9 साल का साइकिल मिलता है या 10 साल का साइकिल मिलता है, जस्ट इन दैट केस वी हैव केप्ट इट एज 10+2, बट वी विल बी वाइंडिंग द फंड वंस द यूफोरिया कम्स इन। तो हम वहां पर पोजीशंस कट करके पैसा रिटर्न करके इन्वेस्टर्स को वापस करते चले जाएंगे। Okay, so that means you have kept on the this buffer, including the buffers on the higher side, but that is not in really a close end मतलब कि मैं lock in हो गया हूँ, मेरा पैसा भी निकल ही नहीं पाएगा। So that's not the case because then that is what I wanted to Right. इनफैक्ट अगर कोई स्टॉक हम ऐड करते हैं, लेट्स से दैट बिकम्स हमने 5 करोड़ का पोजीशन लिया या 4 करोड़ का पोजीशन लिया, दैट बिकम 25x in let's say couple of years। yes, so at 100 crores also we can make an exit because this is listed shares, कभी मर्जी आप exit कर सकते हैं। and if we feel as an investment committee कि this stock has overrun और इसमें अभी और अब अपने को अपसाइड नहीं दिखता, तो then we can book the profit and we can take off that money and distribute it to the investors। That money is not going to be reinvested in the fund। okay, so इसके connected में और एक मेरा question रहेगा छोटा सा कि once you know once see when every as you said अगर समझो स्टॉक ने
10x, 5x, 20x उसने चेक कर दिया और ऑलरेडी लिस्टेड है तो देयर इज अ वे टू एग्जिट, वो टाइम पे सारे एग्जिट्स आ जाएंगे तो लिक्विडिटी विल बी व्हाट विल द पोजीशन, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? सी ओवरऑल हिमांशु जी, यूफोरिया के बीच में तो एक प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को शेयर्स नहीं मिलते बाय करने के लिए, तो मतलब लिक्विडिटी का कंसर्न जनरली नहीं रहता क्योंकि लिस्टेड स्टॉक्स है. And what we have overall seen, these stocks are going to move after 3 years. They are going to move into the main board. और 5,000 करोड़ प्लस पे तो मतलब पर डे का ही 30-40 करोड़ तक का भी वॉल्यूम रहता है एक स्टॉक का, तो मतलब कोई ऐसा चैलेंज आएगा नहीं. लेट्स से हमारी पोजीशन बहुत बड़ी 300-400 करोड़ की भी कोई बन जाती है, तो ओवर अ मंथ, ओवर अ क्वार्टर बड़े आराम से धीरे धीरे करके भी उसको लिक्विडेट किया जा सकता है. हालांकि ये मोस्ट ऑफ दीज पोजीशन विल एक्चुअली गो टू द फंड्स, म्यूचुअल फंड्स. ओके, बट वी हैव टिपिकली सीन इज कि म्यूचुअल फंड्स को का पास हमेशा ही कैश रहता है. दे कीप ऑन डिप्लॉइंग दैट कैश. तो वो हम जनरली ब्लॉक डील्स में काम करते हैं कि हम एग्जिट ले लेते हैं एंड दोस पीपल कैन कम इन. ओके, तो अपने को मतलब उसमें भी कोई चैलेंज नहीं आता. एंड these things generally get facilitated by the merchant bankers who are running that companies. तो वहां से ये फैसिलिटेट अच्छे से हो जाता है कि हम आराम से ब्लॉक डील्स में भी एग्जिट कर पाते हैं. okay, so this is this experience has been happened very smoothly in past. I understand this is what experience is saying. जी, Okay, thank you so much from my side. थैंक यू मंशू जी. पंकज जी, you want to come in? You have any queries? Yes. How are you? Yeah, I'm doing good, very good. जी, आप बताइए, how are you? Pleasure to interact with you. Yes. So मेरा एक छोटा सा सवाल था, like जैसे टीम बार बार अभी एक कंपनी की बात कर रही है, VCI Chemical की, correct? Like जी, because and they're feeling के like in coming 1.5 or 2 years it may be 3-4 fold, correct? Right? ये ऐसे बोला जा रहा जी. है. So are we going to look that company also in this fund? See, these companies जो VCI Chemical हुआ, Urban Tots हुआ, और इवन जो बाकी L&T डेवलपर्स हैं, ये सभी ये हमने फंड स्टार्ट करने से पहले प्लानिफाई के थ्रू इन्वेस्ट कर रखी है. Okay. एंड वी डू नॉट वांट टू डू एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. Okay. तो मतलब वो आर्म लेंथ की भी बात हम रखना ही नहीं चाहते कि भाई हम पोजीशन ही नहीं बनाना चाहते कि कल को कोई भी चैलेंज आए अपने को रेगुलेटरी से. तो ये प्लानिफाई में इन्वेस्टेड कंपनी है. We will not be taking any position in Venture X Fund, but yes, जो टीम जैसे सजेस्ट कर रही है कि that company is doing wonderful. उनका जिस हिसाब से प्लान सेटअप है, आपने हिमाद्री केमिकल्स का रन देखा है, and they are into the same CGP product. और जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है, गैप है, उसमें उनको बिजनेस और ऑलरेडी दे हैव अ 2200 करोड़ ऑर्डर बुक. They are going to और 8 साल की सेल्स उनकी ऑलरेडी लॉक्ड इन है, तो उस वजह से हमें लगता है कि उस बिजनेस में ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है. Right. ठीक है. It answers. Thank you so much. थैंक यू पंकज जी. मोहित जी, इट इज वेरी गुड टू मतलब इंटरेक्ट विद पीपल. मेरे को बताना चाहिए, पंकज जी इज फ्रॉम दिल्ली. पहले सुरेश जी से बात हो रही थी, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद. हरबीर जी इज फ्रॉम चंडीगढ़. अभी शेर खान में हिमांशु जी से जो बात हुई, ही इज फ्रॉम मुंबई. सो मतलब आई नो देम पर्सनली, बट मतलब आई थिंक आई शुड शेयर दैट एज वेल. मोहित जी, ओवर टू यू. Sir, a couple of queries or understanding के लिए. One, what is the basic criteria for exit from a security? So if you are entering at XYZ%, there should be some criteria, but feel like 10 times, 5 times, a tenure, 3.5 साल, 4 साल, moving to main board could be a different thought process. But what is the criteria? What we want to make out from a company? So we have 3 criteria. Mohiत ji, it's a very good question. When do we exit? So first we exit when the share becomes highly overvalued. So I'm saying exorbitantly overvalued. तो अगर मैं एक सिंपल तरीके से बोलूं, मान लीजिए इंडस्ट्री की पी 30-40 की है और वो शेयर 60-70 की पी पे आ जाता है, तो हमारे लिए वो अभी भी थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है. जब वो 100-150 की पी क्रॉस कर जाए तो वो एक्सॉर्बिटेंटली ओवरवैल्यूड हो जाता है. मतलब इंडस्ट्री पी से भी वो 3 से 4 गुना ज्यादा महंगा हो जाए. So that is where, and generally what we say is कि जो अगले 4 साल में पैसे बन रहे थे वो आज बन रहे हो, तो then we make an exit. The second condition when we make an exit is
if we see the growth coming down, company which is growing at 100%, 60%, 70%, 80% year on year, if it's start growing by 10%, 20% or 30%, तो then अपना उस धंधे में उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 10-20% पे तो इन्फोसिस भी और HDFC बैंक और ये सब भी बढ़ते हैं ब्लू चिप्स. तो हमें है कि उसका जो ग्रोथ है दैट हैज टू बी हाई. ये हो सकता है कि फॉर टाइम भी फॉर सर्टेन टाइम लेट्स से ईयर किसी का बिजनेस में कोई मतलब उसकी ग्रोथ ना दिखे, बट इन लॉन्ग रन वी नो कि दैट पर्सन हाउ इट इज वर्किंग इन नेक्स्ट 2 to 3 ग्रोथ आनी है. So then we keep remain invested. And the third is the corporate governance. अगर we feel convinced कि यार ये corporate governance, although हम सब checks and balances करने के बाद भी देखते हैं कि कंपनी बाद में चेंज कर गई अपना विजन, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो हम एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे, या हमें लगता है कि फाउंडर इज नॉट वर्किंग एज पर जो उनकी कमिटमेंट थी, तो देन आल्सो वी मेक एन एग्जिट. राजेश जी, बस में एक चैलेंज रहता है. इट इज नॉट अ स्पेसिफिक मॉडल, इट इज अबाउट अ कॉल व्हिच you and your team will be taking based on the parameters which you think will work at that point of time. But there is no set standard कि भाई PE 100 की हो गई then we will exit out of it. There is no such kind of set standard which is there. Am I right? Or it is a 100% active management fund and you will be taking your calls based on the market scenarios and everything. It is actually active management fund. It is going to be on the how we see markets perform. So last time जब 2024 में we start coming out at March 2024, I remember मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, मैंने उनके साथ शेयर किया कि यार हम तो कैश पे जाना स्टार्ट कर चुके हैं. And from March till June 2024 we came 95% on cash. It's only 4-5% where we are still invested. मतलब वो 4-5% हमें लगता है कि इसको 10 साल देखने वाली चीज ही नहीं है, इसको 10 साल लेके रखने वाली है, तो उनको छोड़कर हमने बाकी सारी पोजीशंस कट कर दी. अब ऑनेस्टली वी डोंट गो ऑन टू द टेक्निकल्स कि अच्छा ये तो चार्ट में ऐसा दिखा रहा है, अभी तो मार्केट अच्छा चल रही है. फरवरी 2024 में मतलब फर्क सिर्फ 19 या 18 महीनों का है, उस वक्त कोई शेयर बेचने को तैयार नहीं था. एवरीबडी फेल्ट कि यार अभी तो और जाएगी, अभी तो और बढ़ेगी, अभी तो और बढ़ेगी. और जब हमने पोजीशंस कट करनी शुरू करी, क्योंकि हमारे लेवल्स पे हमें वो ओवर जो हम फॉलो करते हैं मेथोडोलॉजीज, उसमें हमें ये बहुत ही ओवर स्टॉक्स मतलब वी फेल्ट वाज वेरी ओवर वैल्यूड. तो वी टुक अ कॉल, वी सेड कि ठीक है, हमें नहीं पता कि हाई क्या होगा. इनफैक्ट सितंबर 2024 में हमारा लाइसेंस आया, so that was the biggest headache which we had with Manish जी थे मेरे साथ और इशिमा थे, और हम बैठ के यही सोच रहे थे कि स्टार्ट कैसे करेंगे. मतलब अभी तो यूफोरिया ही इतना जबरदस्त चल रहा है कि करेक्शन तो आएगा. अब ये नहीं पता था कि वो सितंबर 2024 का ही करेक्शन बन जाएगा. तो उस वजह से मतलब फिर हमने धीरे धीरे फेज आउट मैनर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, एंड दैट हैज आल्सो बीन प्लेइंग वेरी वेल. नहीं, जो आप ये एग्जांपल दे रहे हैं 95% कैश में आ जाने का, ये अनलिस्टेड सिक्योरिटी में जो आपने अपने पार्टनर्स को कहा है परचेज करने के लिए, उसके अंदर आप 95% कैश में आने की बात कर रहे हैं. और एनी अदर पोर्टफोलियो यू वर मैनेजिंग अदर देन दिस व्हिच यू सेड दैट यू वर एग्जिटिंग? सो एज आई सेड कि प्लानिफाई में प्रोप्राइटर बुक्स भी रही है हमारी. फंड तो ये अपना स्टार्ट हुआ मार्च में इस 2025 में. इससे पहले हमारे साथ लोग 7 साल से प्लानिफाई के साथ जुड़े हुए थे. वहां पर हमने, और प्लानिफाई में ऑब्वियसली हमारी भी किसी टाइम में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट स्पेशली, और अनलिस्टेड स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स भी रहती थी. तो उन स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. अनलिस्टेड में तो इनफैक्ट हमने कुछ शेयर्स में तो मतलब हमने एग्जिट नहीं लिया, पर मोस्टली लिस्टेड शेयर्स में यूफोरिया ज्यादा बिल्ड हुआ था. तो लिस्टेड में और कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हुआ करते थे हमारे पास, तो उन सब में से हम एग्जिट कर गए. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी जो अप्रोच रहती है, इट इज टॉप डाउन और बॉटम अप, क्योंकि आपका बेसिकली थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा मुझे दिख रहा है व्हेन आई लुक एट योर पोर्टफोलियोज. सो इट इज अ थीम इन्वेस्टमेंट, और बिकॉज़ थीम बेस्ड में बहुत बड़ा रिस्क प्रोफाइल होता है. अगर थीम को प्रॉब्लम होती है तो सबको प्रॉब्लम होती है. सो इट इज अ टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच व्हिच यू बेसिकली, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ फॉलोइंग इट? So there are two things. So one is how the market cycles perform. So that is on the that covers things from the economy point of view,
और जैसे मैंने साइकिल 8 years का साइकिल दिखाया है ना. The other thing which we follow religiously is basically looking out down on the businesses. So that becomes a bottom-up approach where we sit down with each of the companies, understand their businesses, understand the prospect कि वो यहाँ से अगले 4 से 7 साल में कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. And at times founders अगर euphoric हैं भी अपने बिजनेसेस को लेके on discounted cash flow methodologies, we get to understand कि वो एक्चुअली में कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है. तो उसके बेसिस पे हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. What do you see the risk profile in this product? Literally bang on कि क्या रिस्क लगता है आज मैं अगर 100 रुपए डालता हूँ पैसा on a very simple terms 7 years time what kind of risk profile you see in this product? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो रिस्क समझने बहुत जरूरी है मोहित. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली तो चीज जो हम हमेशा रिस्क में बात करते आए हैं कि वॉलेटिलिटी इज नॉट अ रिस्क. पीपल माइट फील कि यार ये तो बीच में ड्रॉ डाउन आ गया, मतलब 20% का ड्रॉ डाउन, हालांकि हमारा नहीं है इन जनरल. मान लो 20% का ड्रॉ डाउन आ गया या 50% का ड्रॉ डाउन हो गया, या फिर विल यू हैव एनी स्टॉप लॉसेस. तो वी डोंट फॉलो इन एनी स्टॉप लॉसेस मेथोडोलॉजी. हमारा मानना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में दम है और अगर हमारी रिसर्च में दम है तो बिजनेसेस को बैक करेंगे. तो चाहे वो 5% डाउन है, चाहे 10% डाउन है, चाहे 20% डाउन, फॉर एन एग्जांपल. तो जस्ट ऐड करो इसमें एक और कहावत है, कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है. You cannot carry on lot of pain because you believe in it. Mr. Prashant Jan took infrastructure in his portfolio in HDFC each and every scheme and kept it for a very long time and bleeded badly. Sometimes it happen other way also, right? तो प्रशांत जी, सॉरी मोहित जी, प्रशांत जी की इन्वेस्टमेंट थ्योरीज अलग हैं. मतलब दे टेक बिगर एक्सपोजर्स इन द कंपनी, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन देम. हमारा देखिए फर्क क्या पड़ता है कि हम एक कंपनी में अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो हम शुरू से बताते आए हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में 80 to 100 कंपनीज होगी. सो ऑन एवरेज मेरा एक कंपनी में 1% का एक्सपोजर है जो मैं ओवर अ टाइम बिल्ड करने वाला. अगर 1% के एक्सपोजर में लेट्स से मतलब 0.25 और या लेट्स से दैट 1% इनफैक्ट डज नॉट इवन वर्क, तो इवन 3-4% कंपनीज नहीं भी चलेंगी तो भी ओवरऑल जो रिटर्न्स है पोर्टफोलियो पे वो मतलब हैम्पर नहीं होते. तो जो 1% और 1 to 2% का एलोकेशन है दैट एक्चुअली सेट अस अपार्ट फ्रॉम जो ये एसेट एलोकेशन है दैट डाइवर्सिफाइज आवर रिस्क. Thing is, we don't invest in companies which are having high debt. तो जहां पर उनकी डेट बहुत ज्यादा हो, जहां हमें पता है कि अगर कोई कल को चैलेंज आया बिजनेस में किसी भी वजह से, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लगी थी, nobody could imagine that. तो ऐसे बिजनेसेस में we don't invest. Also, we don't invest in any companies जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं. जो हम बात करते आए हैं अपने मॉडल का कि एक तो हम LMVT फ्रेमवर्क के बारे में बात करते आए हैं और एक हम LF40. तो L goes for लीगल, जहां कंपनी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कंपनी की लिटिगेशन, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं. F goes for फाइनेंशियल, जहां कंपनी के फाइनेंशियल्स उनकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं. O goes for ऑन फील्ड, जहां प्लांट को जाकर विजिट करते हैं, मैनेजमेंट टीम से मिलते हैं, समझते हैं उनके वेंडर से, उनके कस्टमर से, कस्टमर इन्वेस्टिंग बोलते हैं इसे. फॉर टेक्नोलॉजी, जहां पर उनकी टेक्नोलॉजी का ड्यू डिलिजेंस, उनकी ऑर्डर बुक्स, उनकी LOIs का, ये करने के बाद इसको फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस का पार्ट गिना जाता है. FDD, then only we go and invest in any organization. So this actually takes out, इसके बाद कंपनी जीरो के चांसेस बहुत ही रियलिस्टिक हो जाते हैं. मोहित जी के बाद समीर जी wants to come in. समीर जी, please go ahead. If you have any questions, you want to interact. By the time समीर जी unmute करते हैं अपने आप को, I'll go and read the chat. इसमें आशीष जी का हो गया. उसके बाद प्रिंस जैन जी ने पूछा है, कैन यू टेल मी past AIF return and charges from client side? प्रिंस जी, this is our first AIF. So मतलब we don't have anything to showcase. Planify के returns को हम AIF के returns में नहीं दिखाना चाहते because that has been done in proprietary books. Overall, what we have been showcasing people is कि how index have performed.
बिकॉज बाय एंड लार्ज आप अगर पिज्जा बनाना चाहते हैं तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स खरीदने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप एसएमई में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स ने क्या रिटर्न दिए हैं, दैट कैन एक्चुअली गिव आउट अ वेरी गुड इंडिकेटिव रिटर्न्स कि एसएमई में लॉन्ग रन में कैसे रिटर्न्स बन सकते हैं। और 5 साल में हम बताते आए हैं कि इट हैज डन मार्वलस, where NSE SME index itself has given us 66% CAGR return and BSE SME index has given a 135% CAGR return. So on an average अगर इसका पकड़ा जाए 105%, तो हमारा जो प्लेनिफाइड में भी रिटर्न किसी टाइम 6 साल का रहा है CAGR रिटर्न, that is close to 102%, तो मतलब उसी के आसपास ही बनता है। इसके अलावा गाइज और कोई क्वेश्चंस आप लोग इंटरेक्ट करना चाहें? प्रदीप सिंह जी, इफ यू वांट टू कम इन। Actually, my question is regarding the two companies which we have in our portfolio. One is Monarch Surveyor and the other is the Bhadora Industries. Like what was seen in these companies to make them worth investing, and what were the expectations at the time of investment? Great. Ishwar, you want to take it up? Monarch and the Bhadora Industries. जी। Sure. So Badora, our investment thesis specifically is we wanted to enter into the T&D sector, and we have seen that till date government wants to incur or put 4 lakh crore in the industry, in the specific T&D sector. Badora, they've already done all the capex that they wanted to do, and they are under the second plant that they're entering. So they are going to start manufacturing their second plant. The major advantage that Badora has, they have a very strong order book value. They are into the high voltage wires, where the government actually has a focus towards. These were the two primary reasons we have participated into the Badora. For the Monarch, the kind of services that they are doing, very few players exists in India who are actually providing those kind of services. I'll give you a brief about Monarch. So Monarch, what does it? So hypothetically, if you wanted to install an oil field, so you wanted to understand what kind of earth is there, is it feasible enough to implement a plant in that specific place or not? Initially, Monarch was towards the offshore oil and field services. With this IPO fundraise, they have built up their capabilities to enter into the onshore oil field services as well. So they have hired technical expertise, and from the next year onwards, from January onwards, they'll be able to tender for those projects, which will help them that they can provide services towards the onshore oil field services as well. So they have a great order book value. This company has more than 20% of the PAT margins. For the next year, for FY26, they have given a great guidance, management guidance by the company in their H1 call. And they have a positive cash flow from operations. So these are the two primary reasons that why we participate in Badora and Monarch. Actually, I've been associated with these two companies for last 20 years. So probably I know a lot about them. And Okay. particularly the Bhadora Industries was found very difficult to clear, IPO, as you know. So that is why I raised this question, that maybe at some point of time you may have to really review your decision. Sure. So Pradeep ji, we have entered in a very small quantum in Badora. So over next 1.5 years, he is going to build. So we visited their plant in Madhya Pradesh. कहाँ पर है? Indore. जी, तो हमने उनका प्लांट भी विजिट किया था। तो हमने देखा कि अभी जो ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी पे चीजें आएंगी, उसमें अभी उनको इट विल टेक देम ऑलमोस्ट एन ईयर एट लीस्ट टाइम फ्रेम टू गेट द न्यू प्लांट सेटअप। तो उसकी वजह से वी आर गोइंग टू एंटर दैट बिजनेस स्लो, बट द बिजनेस इन विच दे आर इन द हाई ट्रांसमिशन केबल लाइंस, दैट एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज द रीजन वी हैव एंटर्ड and we sat as an anchor investor. Whereas on the Monarch side, the business is very strong. तो वहाँ तो मतलब हमने 4 करोड़ की already position बना ली है. And मतलब that stock is trading at a P of almost close to 8 on the trailing basis, और forward पे तो वो शायद 4-5 से भी नीचे की P पे आ जाएगा. And they have more than 50 crores, I think 64 crores in their cash in hand. तो मतलब पैसा वगैरह भी अच्छा है. तो Monarch तो काफी बिजनेस वाइज मतलब इट इज
a bit more mature. That is the reason we have built that complete position. Or Bhadora mein, as the management proceeds for the next few years, we will keep them on track, and then how they proceed will take a call to build up the position. And obviously, if you are connected with both the team members, I'll want to have your number so that we can connect with you offline as well. If you can share your number in the chat, or if you can. I will share. One last question regarding this. How can one be part of Planify other than being a part of AIF, this AIF? Is there any way? So at Planify, we also work in the unlisted space. In the unlisted shares, we are one of the largest platforms. So where people can come and invest in pre-IPOs, startups, SMEs, delisted stocks. We have more than 1,000+ offerings on our platform. So wahan par bhi you can work with us as an investor. If you want to invest, we will be happy to provide you opportunities. As a partner, you want to participate, we will be happy to we'll be happy to facilitate that as well. Okay. Thank you. Hello. Sir, what do you think about data center theme? Like, a lot of euphoria is there in this and that. Yes, so euphoria is very strong around that, Sureshji. So honestly, well, in fact, we zeroed on one company earlier, which was building. So they were doing data center EPC business. And that is again building up in India. The data centers का जो एक theme है वो काफी strong रहने वाला है. And we also like the theme, honestly. If we get a good opportunity where we could invest in a data center, we will be happy to participate. Ishma, if we have anything in pipeline, please. Data center, you're absolutely right. There's a lot of euphoria. There's a lot of growth in the data centers. The companies that we've analyzed, we have seen one common pattern is that companies are actually there as an assembly business. They're not doing the real work in the data centers. So we actually wanted to opt in those companies which is into the real dirty work, honestly, of the data centers, which is there for the installation, for the whole turnkey projects. We don't want to enter into any companies which is doing bits and parts, pieces, doing the subcontracting work. So we are evaluating one of the company which is into the real implementation of the data centers. So far, we have not got any company, but we too are evaluating. Okay, thanks. Surinder ji has asked in the messages that look for startups in the space and defense sectors. Entry barriers are very high here. So only the best groups are able to get in. What are your thoughts on this? So absolutely, Surinder ji, plus one on this. We love both the sectors, be it on the space as well as defense. So we are actively looking for opportunities where we could invest in good SME companies which are working on the space side or the defense side. Honestly, defense way, though, there are few companies which are in the pipeline, which we are evaluating. Space may, I still don't think we have any good pipeline. Ishma, please. We do not have anything in the space, but on the defense, definitely we have some very good prospects. Right. Guys, if anyone... Good evening, sir. Sameep here. Very good evening, Sameep ji. कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर. सर ये जो अपडेट्स होते हैं स्टॉक्स के, जो आप जो भी बाय करते हैं एवरी मंथ ऑन मंथ या क्वार्टरली जो भी बाय करते हैं, तो उसका हमको कुछ फैक्ट शीट वगैरह अपडेट होते, तो क्या हम कस्टमर को मैसेज या उनको जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है वो कर सके राइट टाइम पे. सेकंड थिंग, हमको पीयर कंपैरिजन में हम कहाँ पे खड़े हैं एआईएफ में बाकी के सामने, तो उस पर थोड़ा आप एलोबरेट करेंगे तो बेटर है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्मित जी. तो फैक्ट शीट्स तो हमारी हर महीने आ ही रही हैं आपके पास रिलीजियसली, तो वो आप बिल्कुल बेझिझक होके अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. इनफैक्ट वो फैक्ट शीट कंज्यूम करने के लिए हमारे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ही है, सो दैट दे कीप ऑन गेटिंग एन रियल अपडेट. और हमने सोचा है कि एटलीस्ट एवरी क्वार्टर वी विल सिट डाउन विद आवर पार्टनर्स as well as investors to give them an update कि अभी हम पिछले 3 महीने में हमने क्या देखा मार्केट में और कैसा चला है मार्केट. तो हम every quarter we are to do these review calls. So apart from this, जो second question आपने पूछा कि
विज़ाविज़ हम बाकी एएएफ्स के साथ कैसे देखते हैं अपने आप को। सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव सीन विद अदर एएएफ्स इज कि इस वक्त काफी लोगों को चैलेंज आया हुआ है कैश को लेके। फंड्स हेवीली इन्वेस्टेड थे, तो दे मोस्ट ऑफ द फंड्स जो, अगर कोई नया फंड स्टार्ट हुआ है तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट ऐसा मेरी एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज में नहीं है कि जो जिसने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन जैसे हमने 2.5 साल का मनी कॉल रखा है ऐसा कुछ किया हो, या इवन 2 साल का भी किया हो। तो कई लोग हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, से लेट्स से मेरी सारी फाइनल कॉल मार्च में खत्म हो गई, तो वो अभी काफी मतलब 20-25% की भी करेक्शन पे बैठे हैं। और कई लोग जो जिनकी जून में उन्होंने सारा मनी का डिप्लॉयमेंट कर दिया या सितंबर में पूरे मनी का डिप्लॉयमेंट कर दिया, दे आर सीइंग वेरी मतलब शार्प करेक्शंस इन देयर पोर्टफोलियो। हैविंग सेड दैट, इंडेक्स इटसेल्फ का करेक्शन काफी हैवी है इस वक्त। एसएमई इंडेक्स itself is down by 16-17% odd, and we are down by 3.5% by the November end, जैसा कि हमने फैक्ट शीट में भी शेयर किया है। इनफैक्ट उसके बाद भी थोड़ा और करेक्शन आया है, बट ठीक है, क्योंकि आपकी एंट्री धीरे धीरे करके वो हर लेवल्स पे आती जा रही है, तो उससे एक एवरेजिंग बहुत ही अच्छा बनता चला जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारा अभी कोई ऐसा एज सच डाउन परफॉर्मेंस नहीं है। और इनफैक्ट इंडेक्स के हम ये कंपैरिजन अगर कुछ स्लाइड्स में या कहीं पे दिखा सके तो इट वुड बी ऑन अ बेटर साइड कि हम कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ सकता है कि भाई बाकी पीयर कंपैरिजन के सामने वी आर परफॉर्मिंग वेल। जो भी करेक्शन है मार्केट में दैट इज फेयर इनफ, वो पता ही है स्टॉक करने वालों को, इन्वेस्टमेंट वालों को, कि वो करेक्शन रहेगा, रिस्क रहेगी, लेकिन कितने करेक्ट हुए हैं वो सबसे बड़ा मैटर है। स्मित जी, इस बार हमने शेयर किया ना, इस बार की फैक्ट शीट अगर आप भी देखेंगे उसमें हमने ये डेटा शेयर किया है। इनफैक्ट मतलब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर पीयर वन, ये अपना फैक्ट शीट फेयर इनफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन का भी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको उसका भी डेटा थोड़ा सा बनवाकर आप सभी पार्टनर्स के साथ शेयर करवा देता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन सर, जो एनएवी बेस है, समझो कोई अगर नया एंट्री कर रहा है कस्टमर जीआईएफ में, तो उसको एनएवी का बेनिफिट हम पास ऑन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा एनएवी 1000 के नीचे है तो अगर कस्टमर को वो बेनिफिट हम पास ऑन कर सकते हैं तो वुड बी ऑन अ बेटर साइड। समझ लो प्रीमियम हम लेंगे, समझ लो अगर नया आएगा तो हम प्रीमियम ले रहे हैं तो उसको डिस्काउंट भी मिलना चाहिए अगर वो लोअर लेवल पे एंटर हो रहा है, क्योंकि मार्केट अगर बॉटम पे है तो वही देख के कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि भाई समझ लो पहले 1000-1100 की एनएवी मिल रही थी, अब मुझे 900, 950, 950, वॉट एवर द प्राइस में भी एनएवी का, तो वो बेनिफिट पे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है, वो पैसा डाल सकता है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये म्यूचुअल फंड नहीं है और ये जो नॉर्म्स है ये मेरे रखे हुए नहीं है, ये एआईएफ के नॉर्म्स दोनों जगह होने चाहिए। तो फिर हायर प्राइस पे ही खाली नॉर्म्स लगते हैं, लोअर साइड पे नहीं लग रहा है। इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि क्या गिना जाता है कि एक आदमी जैसे किसी ने स्टार्टिंग में डाला था, उसने लेट्स से 30 लाख रुपए डाल दिया, 10% के हिसाब से 1 करोड़ की एप्लीकेशन डाली थी और 30% इज कंट्रीब्यूटेड। दैट 30 लाख इज मे बी 3-4% डाउन, मतलब 30 लाख का वैल्यू वो भी 29 लाख लेट्स से। बट अभी कोई जो नया इन्वेस्टर आएगा उसका ये डेप्रिसिएशन, जो अगर वो उसने वही पैसा लिक्विड फंड में डाल रखा होगा तो मार्च से अभी तक का ही वुड हैव गेन्ड कि वही 100 रुपीज पे वो 10 महीने में 107 या 6 तक पहुंचा है, तो अभी भी उसको 107 रुपए देने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ 100 रुपया ही देना है, जबकि बाकी का 100 का शायद 97 हुआ है इस वक्त या 97.5 हुआ है सर। लेकिन वही चीज उसको 90 में मिल रही है ना वो 107 के बदले 100 में, वो तो ठीक है इन्वेस्टेड रहेगा तो, लेकिन वो अल्टीमेटली वो 100 वाली चीज 90 में मिल रही है। तो ऑब्वियसली कोई भी होगा, अगर आपको भी स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है तो आप वो भी ऑप्ट करेंगे, अच्छी कंपनियां अच्छे पी पे मिल रही है तो हम वो स्टॉक में पहले प्रेफरेंसेस देंगे, वैसे वाला ही सीन है सर। तो इन बोथ द वेज अगर वो हायर साइड एनएवी पे करने को रेडी है तो लोअर साइड का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। अब मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कस्टमर या ये एएएफ से नॉर्म है, अक्रॉस द वर्ल्ड यही नॉर्म है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अपने इंडिया में सेपरेट नॉर्म है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड ही नॉर्म है। उसका बेनिफिट वो इसी तरीके से गिना जाता है कि उसको जो इंटरेस्ट था वो तो आया ही आया, बट उसको ऐसा बेस लेवल पे एनएवी मिली है। हाँ वो बात ठीक है कि अगर वो 900,000 की 980 है या 970 है, उसको 970 नहीं मिली, उसको 1000 ही मिली है पुराने 3 की, बट अगले जो 7 है वो अभी भी 1000 की ही रहने वाली है।
तो दिस इज, और उसको ये 9 महीने 10 महीने के जो उसको उसने लेटर पार्टिसिपेट किया तो 0 इक्वलाइजेशन प्रीमियम चार्ज हुआ, और उसने उस पैसे पे कहीं और अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, लेट्स से डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो उसने वहां पे इनकम जनरेट कर ली होगी। हाँ वो तो सर अलग स्टोरी है पूरी, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन दैट इज फेयर इनफ। बस यही थोड़ा एक दो क्वेरीज थी कस्टमर्स की, तो रिगार्डिंग यही था कि यहाँ पे थोड़ा बिजनेस पुल बैक कर सकते हैं, मार्केट करेक्टेड है, तो NAV अगर बेनिफिट मिल रहा है उसको, यूनिट्स बेनिफिट मिल रहा है, तो वी कैन कैरी ऑन। राइट। गाइस हमारे साथ मनीष नाथ जी भी हैं, अगर आप कोई चीज मनीष नाथ जी से भी बात करना चाहें। थैंक यू सुमित जी। मनीष नाथ जी, इफ आप ऑनलाइन आ सके, अनम्यूट कर सके Everyone, Manish Nath here. सो गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है मनीष जी के लिए। सर दिल्ली मीट कभी रख रहे हो वापस? सुमित जी, इस बार हम सोच रहे हैं दिल्ली की बजाय मुंबई में मीट रखेंगे, 25 अप्रैल को सोच रहे हैं। अभी हम थोड़ा मुंबई के फैन होते जा रहे हैं, मुंबई में मेरा कुछ ज्यादा ही विजिट्स लग रहे हैं। मुंबई में हमने BKC में ऑफिस ओपन कर लिया है अपना, और इस बार सोच रहे हैं कि दिल्ली की बजाय मुंबई में रखी जाए मीट। फेयर इनफ। सर अहमदाबाद में भी आओ कभी, क्योंकि अहमदाबाद रही नेक्स्ट यहाँ पे भी चाणक्य इज आई थिंक फ्रॉम अहमदाबाद। हाँ, तो अभी यही प्लान में है सुरेश जी, अहमदाबाद में हम 6, 7, 8, 9 4 दिन वहीं पे हैं। हमारी वहाँ पे एक वो कौन सा गुरुकुलम, अरित्रम गुरुकुलम करके जो इवेंट है, तो वो इवेंट में हमने मतलब मेरे को स्पीकर की तरह एज अ स्लॉट पे बुलाया है उन लोगों ने। 3rd डे ऑल्टरनेट्स के ऊपर डिस्कशन रहने वाली है। 6 और 7 तारीख को अहमदाबाद में म्यूचुअल फंड्स की डिस्कशन है। ऑल्दो हम एक स्टॉल भी लगा रहे हैं, ताकि वहां पे तकरीबन 1000 से 1200 डिस्ट्रीब्यूटर्स लास्ट ईयर आए थे, और इस ईयर वो कह रहे हैं कि 1500 प्लस लोगों ने साइन अप किया है। तो 3 दिन का इवेंट है, मतलब वो एक मेगा, मतलब वो मेले की तरह ही रहने वाला है। तो आवर टीम इज गोइंग टू बी देयर फ्रॉम 5th to 9th of January। तो मैं 8 को वहां पे आ रहा हूँ अहमदाबाद में, एंड आई विल बी देयर टिल 9th of January। तो उसमें मैं आपको भी इनवाइट कर लूंगा अपने एंड से, और सारे लोगों के लिए मतलब इट विल बी गुड। इनफैक्ट सुमित जी, आपके लिए भी बहुत पास है सूरत से, तो उस इवेंट को आपको भी अटेंड करना चाहिए। श्योर सर, देख लेंगे। ओके, थैंक यू। अर्थमित्रा गुरुकुलम का वो इवेंट है। गाइस, if anybody has anything else, एक चीज जो आप सभी को अपने इन्वेस्टर्स को भी कम्युनिकेट करना है, वो यही है कि जो ये धीरे धीरे एंट्री वाला पॉइंट था, दैट इज वर्किंग वंडर्स फॉर अस। और मार्केट में मतलब अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, वो घबराने का कोई टाइम नहीं है, उसमें बाय लो पे बाय करना है, और वो बाय लो तभी हो पाएगा जब हम धीरे धीरे उसमें एंट्री करते रहेंगे। आदित्य, यू वांट टू कम इन? आदित्य, आई कैन सी योर हैंड रेज, अगर आप बात करना चाहते हैं तो। Hello, am I audible now? Yes, you are audible, Aditya. Okay, lovely. Hi, Rajesh. How are you? Yeah, I'm doing good, Aditya. How are you? Doing good. Manish, sir, really an honor to talk to you today. Just out of curiosity, like I've been following you for quite some time, and you've always been a legend at picking, good SME stocks and multi-bagger stocks. Just to give us, if you can just give us a small insight as to, where the SME markets are heading, what is that you're looking at in the Indian SME markets, and what made you get into this particular space? I would love to hear something. Yeah, so Advait, basically we are more of a micro cap investors, and SME is in the same range, around like 100 CR to let's say like 3,000 CR, and we have around 1,500 companies, or like give or take, and out of that around 400, 500 are in the SME bracket. So in the Indian context, what happens is that from 100 CR to 3,000 CR, that's where like the breeding ground is for the future multi-baggers. As you said, like I have some experience in that area. So this is what my expertise has kind of said, that if you are looking for a 100x, you have to look in that kind of range, in that kind of market cap range. Most of the time people are kind of finding multi-baggers in the 1 lakh CR kind of market cap, where there is a large cap or mid cap area. So you will have like a 10x in the next 10 years, but not a 100x in the next 10 years. So the first point is that we are looking in the right market cap range, and that's where the
SME stocks are there, right? So over there, what we are looking for is for high growth stocks at reasonable valuation. We are not going to kind of get at a PE level of say like 30, 40. We can have a higher PE also. In case if the PEG ratio is a decent one, we can still find some good 10x over there. So that's in a nutshell. And we are not like in any sector focused. So we are more like a sector agnostic, but most of the high growth companies are coming from the chemical and the solar sector. So we are not going to going after a sector. We are going after the growth, and wherever we are seeing the growth, we are increasing our allocation over there. And one question was that what is your exit point? So the exit point is, let's say a company we found at a 100 CR market cap, and it has gone up, let's say like 30x, 40x, and to a 1,000 or like a 5,000 CR kind of market cap. So from there, we will start doing the exit on a gradual basis. And 10,000 CR is our like final point where we will say that, okay, we have some decent micro caps or like the SME stocks, so we can re-enter in those companies basically. So I think I have kind of given you. If you have any specific question, I can kind of answer you. Thanks, Manish. That was very Thank you so beautiful. much. Yeah, thank you so much, Manish sir. Yeah, thank It was lovely hearing from you. Thank you. यस मनीष जी हिंदी में भी बात करते हैं, मतलब उनकी हिंदी मेरे से ज्यादा शुद्ध है, लखनऊ से हैं वो। तो अगर आप कोई लोग हिंदी में भी इंटरेक्ट करना चाहे, आदित्य इज फ्रॉम बैंगलोर, सो ही हैज गुड इंग्लिश। अगर आप मनीष जी के साथ हिंदी में भी बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। And are you planning to come to Bangalore anytime, Rajesh sir? So we are planning in the first week of Bangalore. So we opened our office at Bangalore on MG Road. So we are planning to come in the first week of Bangalore. तो वहाँ पे एक इवेंट है फाइनेंशियल प्लानर्स का in the first week of Bangalore, first week. That is what we are planning to basically attend. वहाँ पर एक हमारा स्पीकर स्लॉट रहने वाला है। Oh, lovely, lovely. Hoping to meet you when you come here. Absolutely, absolutely. Anything else, guys? I just have one small thing. वो जो कंपनी आपने बोली थी, I just missed the name of that. जिसका वो जो डायरेक्टर अभी he is barred. So can you just Chemcart. Chemcart. Okay, got that. Thank you so much. His promoter has not got barred, just a routine DRI check. Okay, okay, great. Thank you so much. Thank you. So it was all nice, right? It was really nice for me to interact with you guys. It has been very long time when we interacted one-on-one, and I think we should do this more often. हम at least एक quarter में एक investors की और distributors की partners की call रखते रहेंगे, so that we keep on giving you updates and because recently we have added, अगर मैं fund के regarding की बात करूँ, so we have added people at Mumbai, we have added people at Bangalore, and today we have person who has joined us for Pune location. तो पुणे में भी हम next 10-15 days में मतलब अपना जो office है वहाँ पर start कर लेंगे. We are expected to open office from 16th of January at Kolkata. तो कोलकाता में हम आप लोगों के पास आ रहे हैं. We are opening office at Chennai. So this is something which we are doing very religiously. जैसे जैसे लोग final होते जा रहे हैं, we have given a multiple offers. As people keep on joining us, we will tend to open. जो हमारे first phase में 20-25 branches की हमने बात करी है, and these branches are all for you guys. मतलब this is to give you better service, better hand-on things. जहाँ पे if you need any help from our investment banking team, sales team, to go along with you, to meet investors, to help out in any regards, उसी के लिए basically ये हमारे sales points या service points बनते जा रहे हैं और things are going pretty well, very well in fact. और जैसे कि मैंने बताया कि we recently has said तो नोमा जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, they are going to start distribute. मतलब they in fact have started distribution.
and there are 2-3 players whom we are in talks with. तो जैसे हमारे पास शेर खान की टीम में ज्वाइन किया था हिमांशु जी ने, तो वर्बली हमारा काफी अच्छा है, उनके साथ भी एग्रीमेंट हो गया है. सिमिलरली रैंक एमएफ के थ्रू सैमको म्यूचुअल फंड की जो टीम है वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मतलब दे हैव आल्सो सेड वर्बली ओके, एंड वी आर आल्सो इन डिस्कशन विद एक्सिस वेल. तो ये 3-4 लोगों के साथ शुरू में कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी प्रेजेंस बेटर बनती चली जाएगी, इट विल हेल्प अस स्प्रेड द वर्ड. Will be honored to have a support from you guys, as I have been getting us from the last 7 years. You guys have actually been the pillar of all our journey at Planify as well as at Alpha AIF Ventures. तो हमने Alpha AMC की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है गाइस. आप थोड़ा टाइम निकाल के Alpha AMC को, Alpha AIF के उसके बाद एंड्रॉइड और iOS ऐप को भी इंस्टॉल करिए, जैसे आप प्लानिफाई की ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं. Probably by next quarter, once we will meet, we will also try to give you a demo, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है. तो वहां पर आपको पोर्टफोलियो के मतलब आई स्टिल हैव ग्लिम्स, जो हमने इनफैक्ट लाइव तो अभी लास्ट 2 दिन पहले ही किया है, बट दैट इज बिट मतलब थोड़ा सा अभी वर्क इन प्रोग्रेस है. तो by next quarter I am 100% श्योर कि वो पोर्टफोलियो के रिव्यूज मतलब आप ऐप के बीच में पोर्टफोलियो भी देख पाएंगे, एंड by that time we will even end up integrating KYC part as well. So and we will be the first AMC to provide KYC, जहां पर पार्टनर को हमारे और इन्वेस्टर को they will not need to share their आधार कार्ड with us. मतलब वो अपनी सारी की सारी ऑनबोर्डिंग खुद से ही प्रोसेस कर लिया करेंगे, and it will become like a 15-20 minute thing. So easement of onboarding as well as portfolio traction रहेगा, और उसी के थ्रू ही हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करते रहेंगे. One last appeal which I have for everyone is, so there is a share it across here in the chat. तो आप लोग उससे हमारे अल्फा AIF के हम we keep on updating, giving updates on the Telegram group as well. तो वहां से आप ट्रैक कर सकते हैं कि अभी AIF की इन्वेस्टमेंट्स में पूरे महीने में क्या चल रहा है. So we keep on updating, giving good updates on that Telegram channel, as well as we will again request you guys to install Planify app as well as Alpha AIF app. हम अभी उसमें एक चैट का फीचर लेकर आ रहे हैं, जिसमें जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आगे हम ब्रॉडकास्ट करते थे मैसेजेस को, and it used to reach out to all the people. Now we have more than 1.5 lakh investors and more than 2,500 partners. And WhatsApp बहुत ज़्यादा problems create कर रहा है. They generally tend to, मतलब they keep on barring us, they keep on blocking our number. तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के पास रीच आउट नहीं हो पा रहे. तो उसमें व्हाट्सएप की तरह ही चैट हम एक फीचर बिल्ड कर रहे हैं ऐप के अंदर, जिसमें आपको अपने अनलिस्टेड शेयर्स के रेट, AIF के बारे में अपडेट्स वगैरह वहीं पे ही मिलते रहेंगे. तो दैट विल अगेन बिकम वेरी गुड. मतलब आप लोगों के लिए ट्रैक करना बहुत इजी होगा अगर आप वो प्लानिफाई की ऐप इंस्टॉल कर लें और साथ में अल्फा AIF की भी ऐप इंस्टॉल कर लें. सो आई हैव पिंग्ड द वेंचरएक्स टेलीग्राम लिंक, एंड वी विल आल्सो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप अपने इन्वेस्टर्स को भी इसको जरूर ऐड करवाएं. मतलब वो मतलब दे शुड आल्सो follow this Telegram link so that they keep on getting updates from us. See, अगले 2-3 महीने में once they have their app installed, तो वहां से सब कुछ ट्रैक करना इजी हो जाएगा. जैसे जैसे हालांकि ऐप इंस्टॉल करवाइए उसमें हम अपडेट्स ऑलरेडी डाल रहे हैं, पर इससे वो और क्लोजली मतलब क्योंकि टेलीग्राम हुआ या व्हाट्सएप हुआ, आई थिंक पीपल टेंड टू सी दीज मच मोर देन एनी अदर स्पेशलाइज्ड ऐप. तो वहां पर भी वो इन सब चीजों को ट्रैक में रख पाया करेंगे. ठीक है गाइस, thank you for attending. May I have one question, please? Yeah, please. Yeah. It is regarding the corporate governance criteria, regarding that CAM card, issues. Should we not have little more rigid corporate governance criteria? After all, government agencies do not enter any premises just for nothing. So, I mean, by the time you really know that there is some bad corporate governance issue involved with that company,
it may be too late. So it is always better to really have a relook once such incidents come to our notice. For example, in BLS International, otherwise everything is fine, but then Ministry of Foreign Affairs will not find no reason to enter that, company. So, for example, it is always better to really have a more rigid criteria for corporate governance. Right. So Pradeep, this is again very good pointer. So on corporate governance, we are very strict. Honestly, this custom duty ki, from last 5 years, on which HCN code you are bringing 2% of your the attribute is bringing 2% of the revenue, and which HCN code you are putting in. And there has never been any, so there was no outstanding legal or any outstanding notice from any department when we invested in Gemcon. So for us to know that was kind of next to impossible. But having said that, once it came into our picture, we immediately connected with the management team. Monday ko, this whole saga started. And yesterday evening, we were sitting with the management. We sat with them for almost 45 minutes to understand the nuances of what has happened and how it has happened. And having said that, I also have assured that we are visiting his, going and meeting him in person also next week in Mumbai to understand again this in a much better manner. And then we will take a call. In fact, in case we felt that this is not something which was expected. So as I said, we have zero tolerances on that. We'll be ready to cut down our position in Chemcart, and we will be ready to move that funds to some other company. So we will not do any, we will not leave any stone unturned. Okay, thank you. Hello. Yeah, you want to add anything? No, actually, just on the Chemcart side only, we have cross-checked with. So yesterday when we sat down with the promoters, so he actually mentioned that the HCN code that we were using was absolutely correct, and in the last 5 years we have not even got a single intimation from the DRI team. So it happened very suddenly with them. And we understand that how market reacts, but on the contrary, if you see that this respective product only contributes 2% of the revenue. So it's just like the panic which has been created in the market. That's why the Chemcart share prices came down. But the HCN code they were using it from last 6-7 years. They've never got any kind of problem. So it happened at a very. Actually, corporate governance relate to the promoter. One particular product may have very less contribution, but the promoter is, more vulnerable to corporate governance criteria. Right, absolutely. Anything else, guys? If anyone wants to interact. It was really great having you guys here. आप सब लोगों ने अपना time निकाल कर attend किया इस session को, and we will be again doing this session for the investors on Friday at the same time 4 p.m. so that you guys can also bring in your investors. You can also tune in if your investors have any queries regarding the fund, how it is performing, how it is working, and any updates about the portfolio. We will again give them a good overview. So एक interactive session रखते हैं every quarter so that we keep on interacting with you guys as well as our investors. Thank you guys for attending this session.